हमारा सब्जेक्ट है सिविल फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए सर्विंग फर्स्ट। तो सिविल फोर्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सर्विंग फर्स्ट में पढ़ना क्या है, तो हम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सिलेबस देखते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है सर्विंग फर्स्ट में। सिलेबस BTUP के अकॉर्डिंग तो पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है आपका चेन सर्विंग, थर्ड यूनिट है आपका कंपास सर्विंग, फोर्थ है लेवलिंग एंड फिफ्थ है प्लेन टेबल सर्विंग। आपको अपने सर्विंग फर्स्ट में ये 5 यूनिट्स को कवर करके चलना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो जिसमें इंट्रोडक्शन आज हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है सर्वे का। बाकी के जो ये यूनिट्स हैं चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग, लेवलिंग, प्लेन टेबल, ये सर्वे में जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हीं के ऊपर इन यूनिट्स का नाम रखा गया है। तो जब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को जानेंगे तो इन यूनिट्स की अपने आप नॉलेज हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं अपना पहला इंट्रोडक्शन। तो सर्विंग क्या होता है, अगर लोकली पूछा जाए, आप सिविल इंजीनियर नहीं हो फिर भी सर्विंग आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपको कहीं ना कहीं सर्विंग करने को मिल जाएगी। जैसे कि क्या है, कोई रिपोर्टर है वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। तो सर्विंग क्या होती है, नॉर्मली देखी जाए लैंग्वेज में तो एक डाटा कलेक्शन, किसी टॉपिक का डाटा कलेक्शन करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना, वो क्या होता है, सर्विंग होता है। अब रिपोर्टर है, उसके पास कोई न्यूज़ आया, वो क्या उसको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करता है, न्यूज़ को जहाँ जिस फील्ड से वो उठकर आया उस फील्ड में जाएगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, क्या ये न्यूज़ वाकई सच है, क्या न्यूज़ थी एक्चुअल में, पूरी रिपोर्ट तैयार करके उसके बाद वो उस रिपोर्ट को बनाएगा। तो उसने क्या किया, रिपोर्टर ने सर्वेइंग की, कहाँ जाकर, फील्ड में जाकर। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स में सर्वेइंग होती है, मार्केट में मार्केटिंग में होता है अपना सर्वेइंग। हर कोई अपने अपने फील्ड में जाके जो वर्क हो रहा है उसको एक्चुअल देख के क्या करता है, सर्वेइंग करता है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सर्वेइंग क्या है, आप क्या करता है सिविल इंजीनियर, भवन बनाता है, बिल्डिंग्स बना रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है। तो इन सबको बनाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में जाके सर्वे करना पड़ेगा। हमें इतना बड़ा बनाना है, इस दूरी से इस दूरी का बनाना है, कितनी दूरी तक हमें ट्रैक डालना है, इस सब के बारे में जो जानकारी हमें कैसे मिलेगी, सर्वे करके। इस दूरी से इस दूरी का हमें रोड बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ वो रोड बनेगा आप उस फील्ड में जाएंगे और उसकी दूरियों को नाप कर लेके आएंगे कि हमें इतनी दूरी का एक्चुअल में बनाना है। तो आपने क्या किया, फील्ड में गए और फील्ड में जाके सर्वे किया, फिर जाके अपनी रिपोर्ट तैयार की, तभी जाकर वो रोड बन पाएगा। ये थोड़ी है कि जाके सीधे मसाला डाल दिया और आपने बनाना स्टार्ट कर दिया कि देखा जाएगा जितनी दूरी तक बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें एस्टीमेट भी तैयार करना होता है कि हमें इतना पैसा खर्च करना है। तो उस चीज़ की पहले ही नॉलेज लेना जरूरी होता है। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत आवश्यक है सर्वेइंग की नॉलेज होना। अगर उसको सर्वेइंग की नॉलेज है तो वो अपने वर्क को पूरा मॉडल रूप दे सकता है, मतलब कि उसको कंप्लीट कर सकता है। तो सर्वेइंग देखते हैं क्या होती है। सर्वेइंग क्या है, तो सर्वेइंग क्या है, एज ए सिविल इंजीनियर देखे तो एक आर्ट है, ये सिर्फ एक कला है और कुछ नहीं है, काम करने की कला। क्या, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि किन्हीं दो पॉइंट्स की पोजीशन को ज्ञात करने की कला है। इन दोनों के बीच की स्थिति क्या है, ऑन, अबव एंड बीनेथ द अर्थ सरफेस, या तो पृथ्वी के तल पर जहां पर हम खड़े हैं, या फिर इसके ऊपर, या फिर इसके नीचे। ऑन, अबव और बेनेथ ऑफ द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, मतलब या तो लीनियर मतलब रैखिक, ये लीनियर डिस्टेंस ज्ञात करके, या फिर इनके एंगुलर मान ज्ञात करके। अगर ये कुछ इस तरीके से हो, एक यहाँ है एक यहाँ है, तब आप क्या करेंगे, एंगुलर मान ज्ञात करेंगे। तो लीनियर,
एंगुलर मान ज्ञात करके जो हम बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर है, जैसे कि दिल्ली यहाँ है, कानपुर यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी ज्ञात की, कौन ऊंचा है कौन नीचाई पर है, वो सब हम किससे ज्ञात करते हैं? सर्वेइंग से। तो ये क्या होता है? सर्वेइंग होता है। अगर इसको हिंदी में देखें, भूगर्भ, भूतल व भूतल के ऊपर बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति, जैसे क्षैतिज दूरी, कोणीय मान, ऊर्ध्वाधर मान, व इनके तलों की स्थिति ज्ञात करने की कला को सर्वे कहते हैं। हमारी पृथ्वी कैसी है? कुछ इस तरीके से। अगर इस पर हमने कोई दो बिंदु, एक बिल्डिंग हमारी ये है और एक बिल्डिंग ये है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? भूगर्भ, भूतल व भूतल के ऊपर, मतलब कि ये क्या है आपका? भूतल, जहां हम खड़े हैं, मतलब कि अर्थ सरफेस। तो इस अर्थ सरफेस पर या फिर इस अर्थ सरफेस के नीचे भूगर्भ, अगर कोई बिंदु यहाँ है तो, या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर, भूतल के ऊपर, यहाँ पर किन्हीं बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने की कला क्या कहलाती है? आपकी सर्वेइंग। इनकी स्थिति हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं? जैसे दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात होना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात होना। या तो आप क्षैतिज दूरी ज्ञात कर रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं की, या फिर कोणीय मान। कोणीय मान क्या? इसका इससे एंगल कितना है वो ज्ञात कर रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट। या फिर ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी से मतलब क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल मतलब ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कितनी ऊंची है, ये सब क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है। या इनके तलों की स्थिति ज्ञात करने की कला। इनके तलों से मतलब है आपका बिल्डिंग एक यहाँ है एक यहाँ है, ये क्या है? ऊंची नीची है, तो इन दोनों के तलों में कितना अंतर है, डिफरेंस है लेवलिंग में, उन सबको ज्ञात करने की कला क्या है? हमारी सर्वेइंग है। किसी बिल्डिंग को लेके चले अपने सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर उसके नीचे, कभी कभी हम मिट्टी को खोद के काफी नीचे भी सर्वेइंग करते हैं, या फिर हम बेसमेंट बनाते हैं, बहुत नीचे फाउंडेशन बनाई जाती है, वो सब किस में आती है? भूगर्भ में, मतलब कि भूमि के गर्भ के अंदर की। तो इन जगहों पर सर्वे करने की कला क्या कहलाती है? हमारी सर्वेइंग। सर्वेइंग जो है सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आज हमें पता है कि ये राज्य कन्याकुमारी कितना दूर है उत्तरांचल से, या फिर हिमाचल प्रदेश से। दिल्ली कितना दूर है कानपुर से। दिल्ली बड़ा है कि राजस्थान बड़ा है, कि कौन सा स्टेट ज़्यादा बड़ा है क्षेत्रफल में, ये सब हमें आज सब कुछ पता है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, अमेरिका की दूरी भारत से कितनी है, ये सब हमें किसकी वजह से पता है? सर्वेइंग की वजह से। और जो हमारी इंडिया में हमें जो आज नॉलेज है
कि इसकी ऊंचाई इतनी। आपने रेलवे ट्रैक पर देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर बोर्ड्स लगे रहते हैं, वहां लिखा रहता है इस स्टेशन की मेन सी लेवल से ऊंचाई इतना मीटर इतना मीटर। तो वो सब जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ये एक डिपार्टमेंट है जो सर्वे करता है, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी। सबसे पहले इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। आज ही इसका जो ऑफिस है वो देहरादून में है। अगर आपसे पूछते हैं सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में। जो भी बड़े लेवल के सर्वे होते हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट द्वारा ही किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सर्वेइंग है ये दो प्रोसेस में होती है। एक होता है आपका सर्वेइंग, दूसरा होता है आपका लेबलिंग। हम सर्वेइंग को दो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं इसके मेजरमेंट निकालने के तरीके पर। सर्वेइंग क्या होता है? यहाँ तो हमने सर्वेइंग की डेफिनेशन देख ली, लेकिन एज ए प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो जब सर्वे हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया जाता है, प्लेन में किया जाता है, तो इसे सर्वेइंग कहते हैं। सर्वेइंग कहते हैं। और लेबलिंग क्या है? जब सर्वे वर्टिकल प्लेन में किया जाता है, वर्टिकल प्लेन में किया जाता है, तब इसे लेबलिंग कहते हैं। है वही चीज सर्वेइंग, लेकिन इसको करने के तरीके के अकॉर्डिंग हमने इसको दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है, सर्वेइंग एंड लेबलिंग। सर्वेइंग क्या है? जब सर्वे हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है आप इस जमीन पर खड़े हैं, इस पॉइंट की दूरी आपने यहां से यहां की दूरी नापी, यहां से यहां की दूरी नापी। कैसे? प्लेन में, क्षैतिज तल में। आपने क्षैतिज तल में नापी इस जमीन की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये सब क्या था? जब दूरियों को नापा जाता है, जैसे क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज कोण है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप सर्वे कर रहे हैं, जमीन पर खड़े खड़े जमीन को देखते हुए, तो वो क्या है? सर्वेइंग। लेबलिंग क्या है? जब सर्वे वर्टिकल प्लेन में किया जाता है। वर्टिकल प्लेन कौन सा है? ये जो था नीचे से हम देख रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था। वर्टिकल प्लेन ये वाला प्लेन, ये क्या है? वर्टिकल प्लेन। मतलब कि जब ऊंचाइयां और गहराइयां ज्ञात की जाती हैं, नॉर्मली जब हम किसी चीज की ऊंचाई और गहराई निकालते हैं, वो किस में निकालते हैं? वर्टिकल प्लेन में। ये बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, तो आपने इस बिल्डिंग को यहाँ से नापा या यहाँ से आप ऊंचाई गहराई देख रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? लेबलिंग हो रही है। लेकिन इन दोनों बिल्डिंगों को ऐसे आप क्षैतिज दूरी नाप रहे हैं, डिस्टेंस, तो वो क्या है? सर्वेइंग है। तो ये लेबलिंग एंड सर्वेइंग दो प्रोसेस है सर्वेइंग के, जिसको डिवाइड किया गया है उनके प्लेन के अकॉर्डिंग। ये छोटा सा डिफरेंस आता है। सर्वेइंग और लेबलिंग में डिफरेंस बताइए, एग्जाम में काफी बार आता है। अब हम देखते हैं कि हम सर्वे कैसे करेंगे। हमें पता चल गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं, वर्टिकल प्लेन में करते हैं, लेकिन सर्वे करते क्यों हैं? सर्वे का हम कर क्यों रहे हैं? उद्देश्य क्या है? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, वो क्यों है, किस लिए है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठना चाहिए कि ये चीज है तो किस लिए है, इसका काम क्यों है। कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि सर्वे के उद्देश्य क्या क्या है, वो उसके एम क्या है, उसका कार्य क्या है। एम ऑफ सर्वे, या कह लीजिए पर्पस ऑफ सर्वे, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। किसी
किसी भी वे में ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि सर्वे के एम क्या होते हैं, पर्पस ऑफ सर्वे बताइए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वे बताइए, उद्देश्य बताइए। तो आपको पता होना चाहिए सभी एक ही चीज है। तो सर्वे के उद्देश्य क्या है, सर्वे हम क्यों कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, किसी क्षेत्र का मैप बनाना। किसी क्षेत्र का मैप बनाना, टू प्रिपेयर अ मैप ऑफ अ फील्ड। सर्वे का जो मेन उद्देश्य है जिसके लिए हम सर्वे करते हैं, उसका मेन उद्देश्य मैप तैयार करना ही है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। हम क्या करते हैं, बिल्डिंग 2 रूम बनाने हैं, किचन यहाँ बनेगी, स्टेयर्स यहाँ लगेंगी, तो ये क्या है, हम मैप तैयार करते हैं। तो या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर फ्लैट्स होंगे, यहाँ गार्डन होगा, यहाँ ये मंदिर होगा, तो उन सब का हम कैसे पता करते हैं, मैप बनाकर। आपने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन मिस्त्री को आप बार बार जाके थोड़ी बोलेंगे, उसको आप क्या करेंगे, मैप दे देंगे कि ऐसा चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है सर्वे का वो है मैप तैयार करना, जिसमें सभी पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स, उनकी जो स्थिति है वो सही सही दर्शाई जा सके। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, भूमि की सीमाएं निर्धारित करना। सर्वे का दूसरा उद्देश्य क्या है, भूमि की सीमाएं निर्धारित करना। आज आपको पता है ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है, इतना खेत तुम्हारा है, इतना खेत हमारा है। पहले भी क्या होता था, पहले भी पता होता था। पहले आप सोचिए, आप सर्वे इतना ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं था, तो पहले के लोग कैसे पता करते थे कि ये इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी ज़मीन तेरी है। तब क्या किया जाता था, रस्से खींचे जाते थे, रस्सा खींचा जाता था, या बांस से हम जमीनों को नापते थे पुराने जमाने के लोग, कि 4 रस्सा जमीन मेरी है, 3 रस्सा जमीन तुम्हारी है, 4 बांस इतनी तुम्हारी है, 3 बांस तो हमारी है। तो वो सब क्या होता था, बाउंड्री निर्धारित करते थे कि यहाँ तक की मेरी और यहाँ तक की तुम्हारी। आज बाउंड्री होती है, ये सीमा दिल्ली की है, दिल्ली से इधर दूसरे राज्य की सीमा है। तो हर एक चीज की सीमाएं निर्धारित हो चुकी हैं, जो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, सर्वे के द्वारा। तो भूमि की सीमाएं निर्धारित करना। तीसरा आपका होता है भू क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। डिटरमाइन द एरिया ऑफ फील्ड। आपका प्लॉट कितने गज का है, 100 गज का, 400 गज का, 500 गज का, 1 एकड़ का, खेत कितने का है, इतने बीघा का है, वो सब का जो एरिया ज्ञात किया जाता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, सर्वे के द्वारा। भू क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्थल चयन करना। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसके लिए कौन सी जगह उचित रहेगी, उन सबका साइट का जो सिलेक्शन किया जाता है वो भी सर्वे के द्वारा किया जाता है। जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट खोलती है तो वो कई सारी जगहों पे सर्वे कराती है, और उनमें से कोई एक जगह ही डिसाइड की जाती है कि इस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा। मतलब कि हमने क्या किया, साइट का सिलेक्शन किया, यहाँ सर्वे कराए थे, यहाँ कराए थे, यहाँ कराए थे, जो हमें फिर उचित लगा था उसको हमने क्या कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था, चयन कर लिया था। पांचवा होता है अर्थवर्क की क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना। जब रोड्स बनते हैं, कहीं से ऊंचे होते हैं, कहीं से नीचे होते हैं, कहीं इस तरीके से होते हैं, तो इनमें मिट्टी की भरत भी होती है और खुदाई भी होती है। तो कितनी मिट्टी आके भरी जाएगी, कितनी मिट्टी को उखाड़ा जाएगा, इन सब की जो कैलकुलेशन होती है वो हमें किससे पता चलती है, सर्वे से।
कि इतना ऊंचाई की खोद लो, इतनी चौड़ाई की ले लो, इतनी लंबाई की ले लो, क्यूबिक मीटर की जो एरिया और जो आयतन है कि इतने क्यूबिक मीटर हमें मिट्टी चाहिएगी इतनी बड़ी जगह पर, वो हम कैसे पता करते हैं? सर्वे से पता करते हैं। अब ये तो है नहीं कि बस मिट्टी को डालते चले जाओ, हमें पता होना चाहिए हमें इतनी मंगानी है, तो उन सबका आयतन वगैरह जो मिट्टी का कार्य हो रहा होता है उसको ज्ञात करना सर्वे का पर्पस है। तो ये तो सर्वे के उद्देश्य थे, ये सर्वे ये सब काम करने के लिए बनाया गया है, और इसलिए ही हम इन कामों को करने के लिए हम सर्वे को पढ़ रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि सर्वे का रोल क्या है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। अब सर्वे हम करते किस पर है? हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। मतलब कि जो सर्वे हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? देखा जाए तो पृथ्वी पर ही हो रहा है, ब्रह्मांड में तो हो नहीं रहा है। तो जब ये सर्वे जब हम पृथ्वी पर कर रहे हैं तो हमें पृथ्वी के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी एक्चुअल है कैसी, तभी तो हम दूरियों को नाप तोल सकते हैं, जो भी करना है। तो जो पृथ्वी है कैसी होती है? पढ़ा होगा, गोल 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 पृथ्वी। आपने क्या पढ़ा है? पृथ्वी हमारी गोल होती है। लेकिन क्या वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल होती है? आप देखेंगे हमने पढ़ लिया गोल गोल होती है, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल नहीं होती है। हम क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी कुछ नारंगी की तरह है, या फिर आप कह लीजिए टमाटर की तरह, जो क्या है, किनारों पर कुछ चपटी है। अगर एक्चुअल पृथ्वी की शेप को बनाया जाए पृथ्वी कैसी है? किनारों पर कुछ चपटी हुई, जैसे कि टमाटर या संतरा होता है वो नीचे से चपटा होता है दोनों एक्सिस से, वैसे ही पृथ्वी हमारी इस शेप की होती है। इस शेप में होता क्या है? अगर आप ज्योग्राफी में अर्थ को पढ़े होंगे, ये क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? पोलर एक्सिस। पोलर, ये जो होती है आपकी, ये होती है पोलर एक्सिस, क्योंकि जो पृथ्वी के यहाँ जो ध्रुव होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इन हेमिस्फीयर को ध्रुव। जिसको ये जो होता है नॉर्थ में होता है, इसको नॉर्थर्न बोलते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं साउथ पोल। बाकी की आपकी ये डायरेक्शन होती है ईस्ट एंड वेस्ट होती है, जो यही डायरेक्शंस को हम मैप में भी यूज करते हैं। जब हम मैप में यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। जिसमें ये जो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस, ध्रुवीय अक्ष। और ईस्ट और वेस्ट को जो मिलाने वाली रेखा है ये होती है आपकी इक्वेटर एक्सिस, इक्वेटर, या फिर इसको बोल देते हैं विषुवत अक्ष। तो जब हम इनको देखते हैं, ये जो पोलर एक्सिस होती है इसकी लंबाई आपकी होती है, आपकी पोलर एक्सिस की लंबाई 12,713.8 किलोमीटर है। और ये जो इक्वेटर एक्सिस है, विषुवत अक्ष है, इसकी जो है 12,756.72 किलोमीटर है विषुवत अक्ष की। अब आप कह सकते हैं क्या ये गोल है? ये 12,713 है, रेडियस गोल की क्या होती है? ये भी बराबर होनी चाहिए थी और ये भी बराबर होनी चाहिए थी, तभी ये गोल होती। इसका मतलब ये गोल नहीं है, क्योंकि हमारी ध्रुवीय अक्ष की तो रेडियस इतनी है, ध्रुवीय अक्ष की दूरी, और विषुवत अक्ष की दूरी इतनी है। इसका मतलब जो हमारा ध्रुवीय अक्ष है, पोलर एक्सिस जो है, वो 43.8 किलोमीटर छोटा है
इक्वेटर एक्सिस से। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो विषुवत वाली साइड तो थोड़ी चौड़ी है जैसे संतरा होता है, और ध्रुवीय अक्ष वाली साइड वो थोड़ी कम दूरी है उसकी। तो पोलर एक्सिस इतना छोटा होता है आपके इक्वेटर एक्सिस से। इस शेप को हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। क्या बोलते हैं? ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। चपटी अंडाकार, चपटी अंडाकार। मतलब कि इसको देखकर हम कंसीडर करें तो हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है? ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप। अगर हम इस चीज को मान के चले, इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि पोलर एक्सिस छोटी है और विषुवत अक्ष जो है वो बड़ी है, कि इतनी बड़ी है विषुवत अक्ष, तो हमारी जो शेप आई वो कैसी आई? चपटी अंडाकार। लेकिन एक और चीज है, पृथ्वी इतनी सिंपल चीज थोड़ी है कि उसकी शेप ऐसी होगी। जब पृथ्वी को हम देखते हैं तो पृथ्वी की शेप, ये जो साउथर्न होता है, कुछ इस तरीके से भी है। पृथ्वी की शेप कुछ इस तरीके की भी है। मतलब कि जो साउथर्न है ये चौड़ा है पोलर से, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से ज्यादा बड़ा है एरिया में, ये ज्यादा बड़ा है, और उत्तरी ध्रुव क्या है? छोटा है। तो ये शेप आपको कैसी लग रही है? अंडे जैसी। यहाँ तो चपटे अंडे जैसी लग रही थी अगर इसको देखते हैं तो, ऐसे चपटे अंडे जैसी। यहाँ से देखे तो ये कैसी लगती है? अंडाकार लगती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर इसको देख के चले तो हमारी पृथ्वी की शेप कैसी हो गई? ओवलॉइड, अंडाकार। इन दोनों चीजों से कुछ समझ में आता है कि हम अपनी पृथ्वी को किसी भी एक ज्योमेट्रिकल शेप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई एक ज्योमेट्री शेप जो है, आकृति जो है, वो हमारी पृथ्वी की आकृति को डिफाइन नहीं कर सकती है। इसकी आकृतियां मिक्सअप है, जिसको भी एक नया नाम दिया गया है। पृथ्वी की शेप को अब बोलते हैं जियोइड। जियोइड। अगर आपसे पूछी जाए आपकी पृथ्वी की शेप कैसी है, इसको अब नाम दिया गया है क्योंकि इसकी शेप चपटी अंडाकार भी थी, अंडाकार थी। आप कह रहे, आपने ये पढ़ी है तो आप कह रहे हैं चपटी अंडाकार है, दूसरा कह रहे नहीं अंडाकार है, तो आप दोनों में युद्ध होता रहेगा, लेकिन वो तो दोनों ही शेप उसके अंदर मिक्स है। तो इन सब शेपों को मिक्स की वजह से हमने इसको एक नया नाम दिया, क्योंकि इसकी कोई एक ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, किसी एक ज्योमेट्रिक आकृति से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारी पृथ्वी की आकृति को क्या कहते हैं? हम जियोइड कहते हैं। इससे समझ में आ गया होगा हमारी पृथ्वी कितनी डेंजरस है समझने के लिए। अब जब हम अपनी पृथ्वी पर सर्वे कर रहे हैं तो पृथ्वी में घुमाव तो है, मतलब कि उसके अंदर कर्व तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो सर्वे करते हैं उसको हमने दो टाइप्स में बांटा है। पृथ्वी गोल है तब भी हमको कभी गोल नहीं दिखाई देती, सोचने वाली बात है। इस पृथ्वी में क्या है? गोलाई है। तो इस गोलाई को ध्यान में रखते हुए हम जो अपने सर्वे को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे की बात की जाए, किसकी? टाइप्स ऑफ सर्वे। तो सर्वे को पहले कहा गया है प्लेन सर्वे, पहला होता है समतल सर्वे, दूसरा होता है आपका जियोडेटिक सर्वे। आपके सर्वे दो प्रकार के होते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। ये किसके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया सर्वे को? पृथ्वी की कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखते हुए। अब एक बात बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ हैं, या फिर कोई बिल्डिंग है यहाँ, एक बिल्डिंग थी यहाँ, आपने सीधे सीधे नाप दी,
क्योंकि हमें कैसे जमीन दिखाई देती है, अपनी आंखों से जब हम देखते हैं तो हमें सब कुछ प्लेन ही दिखाई दे रहा होता है। तो जब हम इस तरीके से नाप दें तो हमें क्या है, ये सब कुछ प्लेन ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बिल्डिंग यहाँ भारत में है, दूसरी बिल्डिंग यहाँ अमेरिका में है, तब क्या आ गया, इनके बीच में क्या आ गया, कर्व। तब हम इसको प्लेन मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते। तब हम क्या करेंगे, इस कर्व को लेके देखेंगे, पृथ्वी की वक्रता को भी देख कर चलेंगे। तो प्लेन सर्वे की बात करें, प्लेन सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे जब सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता या फिर हम कह सकते हैं कर्वेचर एंड स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, मतलब कि वक्रता या फिर पृथ्वी की गोलाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, अर्थात पृथ्वी को समतल मानकर जब सर्वे किया जाता है, पृथ्वी को प्लेन मानकर जब सर्वे किया जाता है, तब इसे प्लेन सर्वे कहते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की गोलाई को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी पृथ्वी गोल है कि नहीं। जैसे हम अभी खड़े हैं, अभी हम देख रहे हैं तो हमारी पृथ्वी में गोल नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कैसे गोलाई को ले लें। तो जब सर्वे करते वक्त हम गोलाई को कंसीडर नहीं करके चलते हैं तो ऐसे सर्वे को क्या कहते हैं, प्लेन सर्वे कहते हैं। मतलब कि हमने मान लिया हमारी तो पृथ्वी समतल है हमारे लिए, जहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये कब तक के लिए होता है, जो छोटे एरिया के लिए ऐसा सर्वे किया जाता है। जैसे कि आपके जो घर बन रहे हैं, हमारे घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, वो सब क्या है, छोटा एरिया है, तो वहां पर पृथ्वी की गोलाई है ही नहीं, हमें दिखाई नहीं दे रही। तो छोटे एरिया के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वे को यूज करते हैं, हम इसमें उसकी गोलाई को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये छोटे एरिया कब तक के लिए, अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक के लिए। इसका मतलब अगर आपका कोई एरिया ये है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 195 ऐसे और 195 किलोमीटर ऐसे, तब तक इतने बड़े एरिया के लिए तो हम प्लेन सर्वे यूज करेंगे। इससे ज्यादा बड़ा हुआ तो हम प्लेन सर्वे यूज नहीं करेंगे। तो प्लेन सर्वे की एक लिमिट है, हमारी जो वक्रता है वो इतने एरिया तक नहीं आएगी, इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक। इसको या तो बोल देते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा 196 किलोमीटर स्क्वायर। कई बुक्स में आपको ये 250 भी मिल सकता है, पर 250 क्या है, ये पहले वैल्यू फिक्स की गई थी, जिसको सर्वे ऑफ इंडिया ने चेंज करके 196 कर दिया है। अब सर्वे ऑफ इंडिया मानती है कि इतनी दूरी के लिए हम प्लेन सर्वे कर सकते हैं। पहले ये वैल्यू थी तो आपको बुक में ये वैल्यू भी मिल सकती है। होता क्या है, आपकी दूरी आपने दो पॉइंटों के बीच में नापी, ए और बी के बीच में आप सीधी दूरी नाप रहे हैं। अगर ये आपकी लंबाई 12 किलोमीटर तक है, कितना है, 12 किलोमीटर तक, पहले आप ले लीजिए 10 है, तो ये जैसे प्लेन थी वैसे ही प्लेन रहेगी, इसमें कोई गोलाई आपको नहीं दिखेगी। अगर ये 12 किलोमीटर है तब आपको कुछ इस तरीके की
गोलाई देखने को मिल सकती है। जो हमारी जो पृथ्वी की वक्रता है 12 किलोमीटर के बाद के डिस्टेंस में हमें नजर आ जाती है। तो इसकी जो डिफरेंस आएगा ये क्या है, आर्क लेंथ, मतलब कि गोलाई वाली लंबाई। ये क्या है, लीनियर लेंथ। अब आप ये बताइए, जो गोलाई में वो बड़ी होगी, जो लंबी सीधी है वो बड़ी होगी, किसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसी की। तो जो आर्क लेंथ है 12 किलोमीटर और इस वाली में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का आएगा। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हमने अगर 12 नापी है तो एक्चुअल में 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब उसमें कर्वेचर का 1 सेंटीमीटर तक का ही इफेक्ट आएगा, जिसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं 196 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक के लिए। इससे आगे होगा, अगर दूरी इससे ज्यादा है तो हम अर्थ ऑफ कर्वेचर को, गोलाई को मानकर चलेंगे। तो ये तो प्लेन सर्वे हो गया। अब देखते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो दूसरा क्या है, जियोडेटिक सर्वे। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जियोडेटिक मतलब कि वक्रता, भू वक्रता सर्वे। तो जिसमें क्या कर रहे हैं, हम गोलाई को कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, को कंसीडर किया जाता है। क्या कहलाता है, जियोडेटिक सर्वे। इस सर्वे का जो दूसरा नाम है वो ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे भी है। इसको दूसरा नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ये इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी जो लंबाई है, ये सीधी लंबाई थी तो लीनियर थी, इसमें रेखाओं को तो हम आर्क मान के चलते हैं। ये क्या है, आपकी एक आर्क ही तो बन रही है इस तरीके से। इसमें दूरियों को, लंबाई वाली रेखाओं को, लंबी रेखाएं आर्क मानी जाती हैं। और जो आपके फील्ड में हम क्या करते हैं, जो किसी फील्ड को नापते हैं, तो फील्ड को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रायंगल्स बनाकर, इस तरीके से ट्रायंगल्स बनाकर। तो जो ये त्रिभुज जो बनते हैं प्लेन सर्वे में ट्रायंगल्स को नापने के लिए, इसमें हम उन ट्रायंगल को स्फेरिकल ट्रायंगल मानते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल मानते हैं। ये जो सर्वे है ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, बहुत हाई एक्यूरेसी वर्क के लिए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ा जो कार्य होता है जहां हमें एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। किसके लिए यूज किया जाता है, हाई एक्यूरेसी के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, ये जो आपकी पृथ्वी है इसमें कुछ ग्रेट सर्कल होते हैं, इन अक्षों के ये सर्कल होते हैं। तो इनमें जो ग्रेट सर्कलों में कोई त्रिभुज है, कैसे होगा, इस तरीके से। ग्रेट सर्कल में जो आर्क लेंथ है, मतलब कि ये जो गोलाई वाली लेंथ है, इनको काटने वाली रेखाओं से जो त्रिभुज बनता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल। मतलब कि आपका ये त्रिभुज है, ये नॉर्मल ट्रायंगल था, ये तो एक नॉर्मल ट्रायंगल है, लेकिन स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है, ये हमारी एक आर्क लेंथ, एक गोलाई, ये हमारी दूसरी गोलाई और ये तीसरी गोलाई। तो 3 आर्क लेंथों को
कार्टन बिंदु जो होते हैं, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, उनको मिला के जो शेप बनती है उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल ट्राइंगल। अब हमें पता है हमारे त्रिभुज का योग कितना होता है। अगर ये AOB है, काला वाला, BC, और रेड वाला आपका A', B' और C' है, तो त्रिभुज का योग कितना होता है? 180। अगर प्लेन की बात करें तो इस त्रिभुज का क्या योग होगा? 180। लेकिन स्फेरिकल ट्राइंगल और इस तरीके के ट्राइंगल में 1 सेकंड का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? 1 सेकंड का। अगर इसकी बात करें A', B', C' की, A', B', C', तो इसी एरिया के लिए, एरिया एक ही है आपका, एरिया क्या है आपका? यही है। एक एरिया में आपने ट्राइंगल नापे थे, तो उस एरिया के लिए ये वाले त्रिभुज का मान तो 180 डिग्री था, लेकिन जो स्फेरिकल एंगल को देखेंगे, ट्राइंगल को, इसका मान क्या आएगा आपका? 1 सेकंड अधिक आएगा। अगर ये 180 था तो 180 डिग्री 1 सेकंड आएगा। कितने तक के एरिया के लिए? 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। अगर हम इतने तक का एरिया देख रहे हैं तो हमारे जो इन दोनों की डिग्रियों में अंतर आएगा एंगलों में, वो सिर्फ 1 सेकंड का आएगा। अगर इससे ज्यादा का होगा तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब कि ये जो है इसका मान बढ़ता जाएगा। तो ये होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। क्या होता है? जियोडेटिक सर्वे। ये हम बड़े कामों के लिए करते हैं। अब छोटे काम में, प्लेन में क्या हो रहा था, छोटे एरिया में हमारी वक्रता यहाँ छोटे एरिया के लिए थी ही नहीं, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे थे। लेकिन बड़े एरिया के लिए वक्रता आ रही है तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे सर्वे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे, जिसमें से जियोडेटिक जो है वो हाई एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं सर्वे को नापने की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी इकाइयों से हम नापते हैं। अब हम देखते हैं सर्वे को मापने की इकाइयां, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मापन तथा इकाइयां। तो सर्वे को हम जो मापते हैं वो 2 तरीके से मापते हैं। सर्वे करते समय हमें किस तरीके की मापी चाहिए होती है? 2 तरीके की। या तो हमें चाहिए होती है लीनियर मेजरमेंट, इसे कहते हैं रेखीय माप। रेखीय माप। या फिर हमें क्या चाहिए होती है? एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय माप। अगर आप किसी जमीन को नाप रहे हैं तो आप या तो कैसे नापेंगे? किसी जमीन को नाप रहे हैं या तो आप सीधा सीधा इस तरीके से नापेंगे, या फिर क्या करेंगे आप? कोणीय माप लेकर भी नाप सकते हैं, मतलब कि एंगल डाल के भी माप सकते हैं। तो सर्वे में हम 2 ही तरीके से मेजरमेंट करते हैं, लीनियर और एंगुलर। लीनियर जो होती है वो आपकी क्या क्या होती है? लीनियर जो है, लीनियर मेजरमेंट में एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और दूसरा क्या होता है आपका? वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? हमें ये तो पता है, हमें सीधा सीधा नापना है तो वो हमारी लीनियर है। तो हम या तो ऐसे नाप सकते हैं या फिर ऐसे नाप सकते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में नापी जा रही है, मतलब कि जहां हम खड़े हैं इस तरीके से नापी जा रही है, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और जब इसको वर्टिकल प्लेन में इसकी हाइट नापी जा रही है इस तरीके से, तो ये क्या है? वर्टिकल प्लेन। तो जब वर्टिकल प्लेन में हम नाप रहे हैं तो वो वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नाप रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरियां। लीनियर में हम 2 चीज निकालते हैं। कोणीय में देखें तो कोणीय में भी सेम है,
हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल सकते हैं हम, या फिर वर्टिकल एंगल निकाल सकते हैं। मतलब या तो जमीन पर है तो ये चीज और इस पॉइंट के बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर दो बिल्डिंगें खड़ी हैं तो आप इनके बीच का एंगल वर्टिकल प्लेन में निकाल सकते हैं। जब वर्टिकल प्लेन में ऊंचाई के रूप में निकाल रहे हैं, ऊंचाई देखते हुए, तब क्या वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल एंगल ज्ञात कर रहे हैं, और जब नीचे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये तो मेजरमेंट्स नापने की इकाइयां हैं। अब मेथड देखते हैं किस किस तरीके से हम नापते हैं। हम जो हमारी दूरी है उसको किस किस तरीके से नाप सकते हैं, कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इतनी है। तो मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरिंग। सीधे सीधे हमें जमीन दिख गई और हम उसका दूरी नाप रहे हैं, तो इसके कौन कौन से मेथड है। तो देखिए, जो सबसे सरल मेथड है, दूरी नापना है, किसी भी चीज से नापो तो वो मेथड ही बन जाएगा। अगर आपने उससे दूरी नाप दी तो वो मेथड ही बन गया। तो सर्वे में एक सर्वेयर भी इन मेथडों से अपनी दूरियों को नाप सकता है। पहला होता है बाय पेसिंग। नाम देख के आपको लग रहा होगा पेसिंग हार्ड है, सबसे इजी मेथड है ये, कदम गिनकर। अगर आप एक सर्वेयर हैं और आप फील्ड में हैं, आपके पास आपको कोई वर्कर वर्क कर रहा है, आपने देखा हाँ कितनी डिस्टेंस है वर्कर का, आप बताओ, आपके पास उस टाइम इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो आप एक सर्वेयर होके बिना इंस्ट्रूमेंट के कैसे डिस्टेंस को नापेंगे। ये मेथड आप कैसे नाप सकते हैं, कदम गिनकर, जिसे बोल देते हैं बाय पेसिंग मेथड। जब अगर आप एक सर्वेयर हैं तो आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होगा। जरूरी नहीं है हर कोई हर टाइम इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं घूमता, कि फीता लेके घूम रहा है नापने के लिए, हर चीज लेके घूम रहा है, पर आपको अर्जेंट में चाहिए डिस्टेंस, तो आप अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालनी थी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और अपने कदमों को गिनते चलेंगे, जिसे कहते हैं कदम गिनकर डिस्टेंस निकालना। नॉर्मली एक जो पर्सन होता है उसकी जो कदम चाल जो होती है, मतलब कि हम यहाँ से यहाँ चलने का जो डिस्टेंस होता है, पैरों का डिस्टेंस, इस फुट से इसके इस पैर, पीछे वाले पैर के अंगूठे से आगे वाले पैर की एड़ी तक का जो डिस्टेंस होता है, पीछे जो पैर है उससे अंगूठे से और आगे वाले पैर के एड़ी के तक के डिस्टेंस जो होता है नॉर्मली 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कितना होता है जरूरी नहीं है। अब आपने सर्वेयर ने गिन लिए इतने कदम थे, अब क्या करेगा कि लाओ फीता लेके आओ मैं अपने कदम को नाप लूं, तो फिर फीता ही लेके कदम को नापोगे तो फिर तो फीता डाल के जमीन को नाप लोगे, लेकिन आपके पास तो फीता ही नहीं है। तो एक सर्वेयर को हमेशा अपने कदमों की माप भी पता होनी चाहिए कि हमारी चाल की जो माप है वो इतनी है, 45 सेंटीमीटर, 50, 70, 80। नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन की जो चाल होती है इस कदम से इस कदम की, वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 70 से 80 सेंटीमीटर। जिसमें वो क्या करता है, उसको पहले ही पता है मेरे कदम की दूरी इतनी है, उसने चल दी है 100 कदम। कितना चल दिया, 100 कदम। तो वो अपने 70 का 100 में गुणा करके सीधे सीधे दूरी निकाल सकता है कि इतनी दूरी है, मतलब कि 7 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है वो कदम गिनकर ज्ञात कर सकता है। ये एक बहुत सरल और नॉर्मल मेथड है जो एक सर्वेयर को आना जरूरी है। दूसरा मेथड होता है आपका बाय पेसोमीटर। बाय पेसोमीटर ये होता है कदम मापी। अब क्या किया कि आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा इस वाले मेथड को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। जैसे कि
फोन में जनरेशन आती चलती है सुविधा के अनुसार, वैसे ही यहाँ पर हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया। इसे कहते हैं पेसोमीटर। आपने नॉर्मली देखा होगा, ये घड़ी होती है, गोल घड़ी होती है, जिसको सर्वेयर क्या करता है, अपने पैर में बांध देता है। अभी तो उसको रिमेम्बर करना था, चलते वक्त वो क्या कर रहा था, अपने कदमों को गिन रहा था, 1 2 3 4 इस तरीके से, पर बीच में भूल गया या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया और उसकी काउंटिंग गलत हो गई, तो क्या हो, उसके लिए इस वॉच को बनाया गया। किसको बनाया गया, वॉच को। इस वॉच को सर्वेयर अपने पैर में बांधता है और आराम से बातें करते हुए चलता जाता है। उसको मतलब नहीं है उसे कदम गिनने की जरूरत नहीं है, जो कदमों की संख्या होगी, जितना वो चला, 10 20 50, वो सब इस घड़ी पर आ जाएगा। अगर वो 50 चला तो यहाँ 50 स्टेप्स आ जाएंगे, और फिर क्या करेगा वो, अपने इसमें कैलकुलेट करके उससे निकाल लेगा पेसोमीटर में। उसको कदम गिनने की जरूरत नहीं है। थर्ड होता है आपका पेडोमीटर। बाय पेडोमीटर, ये क्या करता है, सेम ऐसे ही घड़ी टाइप का होता है अभी भी, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, सब लोग अपना काम कम करना चाहते हैं, वो कोई भी मेहनत करना चाहता नहीं है। पहले उसको कदम गिनने पड़ रहे थे, इसलिए उसको कदम ना गिनना पड़े, घड़ी आ गई, क्या आ गया, पेसोमीटर आ गया। तो पेडोमीटर क्या होता है, अभी तो हमें आलस आ रहा था कि हमने कदम गिनने के लिए घड़ी ले ली, तो घड़ी ने कदम गिन दिया, फिर भी हमें क्या करना पड़ा, इस कदम गिनने के बाद अपने पैरों की नाप को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा था। लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहते, इसके लिए बनाया गया पेडोमीटर। ये क्या करता है, डायरेक्ट मशीन में ही कदम गिनता है। क्या करता है, पेसिंग को गिन के, कदम गिनकर डायरेक्ट डिस्टेंस बता देता है, डायरेक्ट डिस्टेंस बता देता है। मतलब कि इस वॉच में ऑलरेडी फीड होता है कि एक कदम की माप इतनी होती है नॉर्मली, और जितने आपने स्टेप चले उसका मल्टीप्लाई खुद मशीन करके आपको डायरेक्ट दे देती है। आपको सिर्फ अपने पैर में बांधना है और उसी एक ही चाल से, इक्वल चाल से अपने फील्ड में चलते जाना है, तो आपको डिस्टेंस आपको निकल आएगा। ये होता है पेडोमीटर। आपको फोर्थ मेथड होता है, फोर्थ मेथड ऑडोमीटर, बाय ऑडोमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्कर मापी। ये कभी भी हिंदी में इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं आते, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पेसिंग, पेसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर इसी तरीके से आएगा। तो ओडोमीटर क्या होता है, कभी आपने देखा हो अपने आसपास कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो आपने एक पर्सन को इस तरीके की व्हील लेते हुए घूमते हुए देखा होगा। हाथ में वो पर्सन यहाँ पर डंडे को पकड़ के और इस तरीके के पहिए को लेकर घूमता हुआ चला जाता है, इसको बोलते हैं ऑडोमीटर। ये क्या करता है कि जितनी बार आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का नापना था, वो सिर्फ इस पहिए को एक पर्सन चलाता जाएगा डिस्टेंस में, तो जितना ये पहिया घूमता चलेगा, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, तो ये क्या करता है, उन साइकिलों को काउंट कर लेता है, मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल काउंट कर लेता है कि इसने इतने चक्कर घूम लिए। अब इन चक्करों को हम पहिए की पर्दी से, व्हील के पर्दी से गुणा कर देते हैं। ये हमारे पास पहिया तो है ही, इसकी पर्दी हमें ज्ञात है, तो इसकी पर्दी से इसके नंबरों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस। इस तरीके से हम डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। अब कोई पहिए को करके कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहता, तो एक और होता है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर क्या है, ये सेम ओडोमीटर की तरह ही होता है। कैसा होता है, ऑडोमीटर जैसा। ऑडोमीटर ने क्या किया था, नंबर ऑफ साइकिल को ज्ञात किया था, लेकिन स्पीडोमीटर क्या करता है, उसमें उस पहिए की पर्दी पहले ही फिक्स होती है। पहिए की पर्दी उस मशीन में पहले ही हमने फिट कर रखी है, इतनी है, तो साइकिल्स को गिनता जाता है और डायरेक्ट डिस्टेंस दे देता है।
ऐसा आपने कहाँ देखा होगा नॉर्मल? जो भी आपकी बाइक होती है, स्कूटर होता है, उसमें क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। जब आप चलते हैं, आप कहते हैं आज तो हमारी बाइक 4 किलोमीटर चल गई, आज 12 किलोमीटर चल गई, आपको कैसे पता होता है? स्पीडोमीटर से पता होता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? आपकी बाइक के पहियों के चक्करों को गिनकर और जो पहिए की पर्दी होती है उससे कैलकुलेट करके आपको डिस्टेंस देता रहता है। तो ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर में क्या करते हैं, सर्वेयर को अगर करना है तो वो फील्ड में अपना स्कूटर चालू करेगा और उस जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा ये डिस्टेंस इतनी है 5 मिनट में। ये सबसे इजी मेथड है। फील्ड में वो बाइक स्कूटर कुछ तो होगा, फील्ड बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तब आप क्या करेंगे? चालू करो अपने स्कूटर को, यहाँ से वहां तक जा लो और जितना डिस्टेंस आया उतना ही डिस्टेंस क्या था? आपके फील्ड का डिस्टेंस था। ये कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं जिनको हम इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मेथड है जिनको एक्यूरेट नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट होता है आपका चैन और टेप। चैन और टेप, सर्वेइंग में चैन और टेप से हम इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस को ज्ञात कर लेते हैं। ये क्या है? सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट है। जब आपका मिस्त्री जो दूरियां ज्ञात करता है वो किससे ज्ञात करता है? टेप से ज्ञात करता है। टेप को यहाँ से यहाँ रख के आपकी दूरी ज्ञात कर लेता है, या फिर हम चैन डालकर भी अपनी दूरियों को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये थे दूरियां ज्ञात करने के मेथड। इसमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट फील्ड में जाके किए थे। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, इन सब में आप फील्ड में जा रहे थे, एक जगह से दूसरा जगह आपको जाना पड़ रहा था या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके जाना पड़ रहा था। ये सब डायरेक्ट मेथड थे। क्या थे? डायरेक्ट मेथड। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो आप एक ही जगह खड़े होकर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े और यहाँ से आपको अपने आप ही पता चल गया कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इतनी है। वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट मेथड। ऐसा होता है आपका ईडीएम मशीन से। किससे होता है? बाय ईडीएम। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट जो है वो सर्वे में इलेक्ट्रो डिस्टेंस मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रो डिस्टेंस मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इलेक्ट्रो डिस्टेंस मेजरिंग है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आपका होता है, आप जिसको लेकर खड़े होते हैं, उसमें से रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? प्रकाश की किरणें। तो ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जहां आपका ऑब्जेक्ट एक पर्सन लेकर खड़ा हुआ है, आप सीधे जब ये रेज इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी तो वो कैलकुलेट कर देंगे कि प्रकाश की किरणें कितना चलें। इस तरीके से हमें डायरेक्ट यहीं पर पता चल जाता है कि हमारा डिस्टेंस इतना था। आजकल ईडीएम का सबसे फेमस जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस बता देता है। सिर्फ आपको अपना क्रॉस स्टाफ को लेकर यहाँ खड़ा होना होता है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट से यहाँ देखते हैं, वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस बता देगा कि ये डिस्टेंस है। तो ये तो मेथड थे डिस्टेंस नापने के। अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर